स्नैपशॉट बुक का लेसन नंबर 7 बर्थ इज़ रिटन बाय A.G. क्रॉनिक। A.G. क्रॉनिक बहुत ही ज़्यादा फेमस नॉवेलिस्ट और फिजिशियन रह चुके हैं। ये जो स्टोरी है बर्थ, ये एंड्रयू नाम का एक डॉक्टर होता है, उसके अराउंड पूरा रिवॉल्व करती है। वो यंग डॉक्टर है, उसने अभी नया नया अपना प्रैक्टिस शुरू किया है और वो एज एन असिस्टेंट जो है वो डॉक्टर पेज के साथ काम करते हैं। ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी में डॉक्टर एंड्रयू जो है उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस बताया गया है कि कैसे वो बेबी डिलीवर करते हैं, क्या क्या उन्हें प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे वो अपने माइंड को चेंज कर पाते हैं। स्टोरी बिगिंस। स्टोरी जो है वो यहाँ से शुरू होती है। मिडनाइट हो चुकी है और डॉक्टर एंड्रयू जो है वो ब्रेन ग्रोवर पहुँचते हैं। वहाँ पर जोई मुर्गन जो है वो उनका वेट कर रहे हैं। अब जोई मुर्गन जो है वो इसलिए उनका वेट कर रहे होते हैं क्योंकि उनकी वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट है और डॉक्टर एंड्रयू जो है वो ऑफकोर्स डॉक्टर हैं, तो जोई मुर्गन उनका वेट कर रहे होते हैं। जैसे ही जोई मुर्गन जो है वो डॉक्टर एंड्रयू को देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं और वो डॉक्टर से कहते हैं कि डॉक्टर आई एम हियर फॉर यू ओनली। मेरी वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट है एंड वी कैन एक्सपेक्ट अ बेबी टू नाइट इटसेल्फ। तो डॉक्टर एंड्रयू जो होते हैं वो उनकी बात को सुनते हैं लेकिन इतना ध्यान नहीं देते हैं। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज एंड्रयू जो हैं वो अभी अभी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलकर आ रहे हैं और वो जो मीटिंग है वो बिल्कुल भी प्लीजेंट मीटिंग नहीं रहती है। वो बहुत ही ज़्यादा अनप्लीजेंट मीटिंग होती है उनके लिए। वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होते हैं, पजल्ड होते हैं, इसलिए वो जोई मुर्गन की बात के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। और एब्सेंट माइंडेडली वो जोई मुर्गन को कहते हैं कि अच्छा हाँ ठीक है, तुम वेट करो, मैं अपना बैग लेकर आता हूँ और हम चलते हैं। अब ये जो एक्सप्रेशन है जोई मुर्गन बिल्कुल नहीं समझ पाता है। जोई मुर्गन अपनी खुशी में रहता है क्योंकि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, बेबी होने वाला है और एंड्रयू जो है वो अपने दिमाग में ऑलरेडी इतने ज़्यादा पजल्ड हैं, इतने ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं चीज़ों को लेके, लेकिन फिर भी वो उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोनों डॉक्टर एंड्रयू एंड जोई मॉर्गन दोनों चलना शुरू करते हैं और वो दोनों चुपचाप चलते हैं जब तक उनका घर नहीं आ जाता है। और उनके घर का जो एड्रेस इस लेसन में दिया है वो है हाउस नंबर 12 बेलिना टेरेस। अब डॉक्टर एंड्रयू और जोई मॉर्गन घर पहुंच चुके हैं। डॉक्टर एंड्रयू जो है वो स्टेयर्स चढ़ के ऊपर रूम में जाते हैं। उस रूम में वो देखते हैं कि मिसेस मॉर्गन जो है वो बेड पर लेटी हुई हैं। उनके पास उनकी मदर भी खड़ी हुई हैं जो थोड़ी सी रिजिड हैं, थोड़ी सी 70 ईयर्स ओल्ड हैं, उनके ग्रे हेयर है, थोड़ी सी टॉल है उनकी पर्सनैलिटी। इसी तरीके से उनकी मदर को इसमें डिस्क्राइब किया गया है। उसके पास में एक मिडवाइफ खड़ी है। मिडवाइफ वो होती है जो डिलीवरी के टाइम असिस्टेंट करती है और हेल्प करती है डॉक्टर को। अब डॉक्टर मिसेस मॉर्गन को चेक करते हैं और उन्हें लगता है कि अभी डिलीवरी में टाइम है। तभी मिसेस मॉर्गन की जो मदर होती हैं वो कहती हैं कि आई मेक अ टी फॉर यू। अब डॉक्टर एंड्रयू जो हैं वो स्टेयर्स से नीचे आते हैं, फायर प्लेस के पास बैठते हैं और वहाँ पर टी पी रहे होते हैं। एंड्रयू को ऐसा लगता है कि जो मिसेस मॉर्गन की मदर हैं उनका जो एक्सप्रेशन है वो कहीं ना कहीं ये सोच रही हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं डिलीवरी कराए बिना ही चला जाऊँ, क्योंकि अभी डिलीवरी में टाइम है। वो बहुत ही ज़्यादा वरीड दिखती हैं। तभी डॉक्टर एंड्रयू जो है उनको सूदिंग करने के लिए, उनको काम करने के लिए कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, जब तक भी काम ख़त्म पूरा नहीं हो जाएगा मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। यू डोंट वरी, आई एम नॉट गोइंग टू रन फ्रॉम दिस हाउस। ये सुनने के बाद मिसेस मॉर्गन की जो मदर होती है उन्हें थोड़ा सा अच्छा लगता है और वो रिलैक्स फील करती हैं। अब दोनों फायर प्लेस के पास बैठे हुए हैं। मिसेस मॉर्गन की जो मदर हैं वो भी कुछ सोच रही होती हैं वहीं पर बैठ के। वो ठीक डॉक्टर एंड्रयू के सामने बैठी होती हैं। डॉक्टर एंड्रयू जो होते हैं वो भी अपनी लास्ट इवनिंग जो उनकी होती है उसके बारे में सोच रहे होते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। उनका एक जो अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस होता है डॉक्टर एंड्रयू उसी के बारे में कंटिन्यूसली सोच रहे होते हैं वहाँ बैठकर। उनके दिमाग में मैरिज को लेके बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तभी उन्हें एक इंसिडेंट भी याद आता है। वो बैठे बैठे सोच रहे होते हैं कि कैसे वो एक बार ट्रेन पर थे, प्लेटफॉर्म पर उन्होंने देखा कि एक मैरिड कपल है, उनकी शादी हो चुकी है और उनकी वाइफ उन्हें छोड़कर जा रही है। अब ये सारी चीज़ें जब डॉक्टर एंड्रयू वहाँ बैठे बैठे सोच रहे होते हैं, वो ये समझते हैं कि मैरिज जो होती है वो बहुत ही एक अच्छी चीज़ होती है, उसमें कोई भी अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस नहीं होने चाहिए।
लेकिन जब वो ये सारी चीज़ें देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, कोई भी रिलेशन परफेक्ट नहीं है, क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलकर आए हुए होते हैं उसी शाम को। वहाँ पर भी उनकी मीटिंग अच्छी नहीं हुई होती है, वो भी एक अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस होता है। वो सारी चीज़ों को एनालिसिस कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा पजल्ड होते हैं, और उनके दिमाग में बहुत ही ज़्यादा बार बार ये सेम एपिसोड जो है वो रिपीट हो रहा होता है। इन्हीं सारी चीज़ों में जब वो खोए हुए होते हैं, तभी मिसेस मॉर्गन की जो मदर होती हैं वो उनसे बात करती हैं कि मेरी जो बेटी है सुज़ैन, या मिसेस मॉर्गन का नाम होता है सुज़ैन मॉर्गन। सुज़ैन मॉर्गन नहीं चाहती हैं कि आप उन्हें क्लोरोफॉर्म दें। ये बात उनकी जो मदर है वो डॉक्टर एंड्रयू को बताती हैं। अब वो ऐसा इसलिए बोलती हैं क्योंकि क्लोरोफॉर्म मिसेस मॉर्गन को ऐसा लगता है कि वो बेबी के लिए अच्छा नहीं होगा। अब यहाँ जो स्टोरी है उसमें ये थोड़ा सा बताया है कि जो मिसेस मॉर्गन है और जो मिस्टर मॉर्गन है, वो दोनों अपना बेबी जो है वो आफ्टर 20 ईयर्स, शादी के 20 साल के बाद एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मिसेस मॉर्गन जो है वो बिल्कुल कोई चांस बेबी के हेल्थ के साथ नहीं लेना चाहती है। इसीलिए वो अपनी मॉम को बताती हैं कि जब भी डॉक्टर आए तो आप उनसे ये कहिएगा कि वो मुझे क्लोरोफॉर्म ना दें, क्योंकि वो बेबी के लिए अच्छा नहीं होता है। इसीलिए मिसेस मॉर्गन की जो मदर हैं वो ये वाली बात डॉक्टर एंड्रयू को बोलती हैं ना। डॉक्टर एंड्रयू जो है वो इंश्योर करते हैं उनकी मॉम को कि आप चिंता मत करिए, जो भी मैं एनेस्थीसिया दूंगा वो बिल्कुल भी बेबी के लिए हार्मफुल नहीं होगा। ये दोनों ये वाली बात कर ही रहे होते हैं, तभी उन्हें ऊपर से नर्स की आवाज़ आती है। नाउ डॉक्टर एंड्रयू और मिसेस मॉर्गन की जो मदर है उन्हें समझ में आ जाता है कि इट्स टाइम टू डिलीवर द बेबी। दोनों ऊपर जाते हैं। ऊपर जाने के बाद वो देखते हैं डॉक्टर एंड्रयू अपनी पूरी हेल्प करते हैं, पूरी तरीके से अपना सपोर्ट करते हैं, सारे एफर्ट्स लगाते हैं और बेबी डिलीवर करते हैं। अब जब वो बेबी डिलीवर करते हैं तो वो क्या देखते हैं कि जो बेबी है वो लाइफलेस हुआ है। अब जो डॉक्टर है उन्हें थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मैं क्या करूँ, वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें रियलाइज़ होता है कि जो मदर है उसकी भी कंडीशन जो है वो स्टेबल नहीं है। तो वो जो बेबी होता है वो मिडवाइफ को या जो नर्स है उसको पकड़ा देते हैं और वो मिसेस मॉर्गन की कंडीशन को स्टेबल करने में लग जाते हैं। अब वो उन्हें एक दवाई इंजेक्ट करते हैं, उन्हें स्टेबल करने की कोशिश करते हैं, और जब उन्हें लगता है कि मिसेस मॉर्गन जो है वो अब थोड़ी सी स्टेबल हो गई हैं, तब वो मिडवाइफ से बोलते हैं कि मुझे फटाफट से बेबी दो, बेबी तुमने कहाँ रखा है। तब मिडवाइफ उन्हें बताती हैं कि वो पलंग के नीचे न्यूज़पेपर के ऊपर उन्होंने बेबी को रखा हुआ है। अब वो बेबी को उठाते हैं और मिडवाइफ से बोलते हैं, वो बोलते हैं कि जाओ 2 वेसल्स में पानी लेकर आओ, एक में गर्म पानी थोड़ा ज़्यादा और एक में ठंडा पानी लेकर आओ। अब जो डॉक्टर होता है वो बेबी को जब देखता है तो बेबी बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होता है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, लेकिन डॉक्टर को जब बेबी देखता है तो उन्हें ये समझ में आ जाता है कि ये जो बेबी है इसकी कंडीशन जो है उस कंडीशन का नाम है एक्सप्लेसिया पैलेडा। अब एक्सप्लेसिया पैलेडा क्या होता है? ये एक सिचुएशन होती है जिसमें जो बॉडी होती है वो ब्रीथ नहीं कर पाती है, क्योंकि जो ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो पल्स होती हैं वो डाउन हो जाती हैं। अब डॉक्टर को याद आता है कि वो इस तरीके की एक सिचुएशन पहले भी देख चुके हैं और उन्हें पता है कि वो उसको क्योर कर लेंगे। जब वो मिडवाइफ को बोलते हैं पानी लाने के लिए, तो जो मिडवाइफ होती है वो ऐसा करना नहीं चाहती, लेकिन डॉक्टर एंड्रयू जो है वो उन्हें वापस से शाउट करके बोलते हैं और बोलते हैं कि जाओ अभी लेकर आओ, जो मैं कह रहा हूँ उतना करो आप। अब दोनों बेसिन्स में पानी आ गया है, एक में ठंडा पानी है, एक में गर्म पानी है। अब डॉक्टर उस बेबी को लेते हैं और वो जगल करना शुरू करते हैं। वो पहले ठंडे पानी में डालते हैं, फिर गर्म पानी में डालते हैं, फिर ठंडे पानी में, फिर गर्म पानी में डालते हैं। वो सारे एफर्ट्स लगाना चाहते हैं। जो वहाँ पर लोग होते हैं, जो जैसे मिसेस मॉर्गन की मदर है, मिडवाइफ है, वो जब डॉक्टर को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि डॉक्टर क्यों कर रहे हैं ये सारी चीज़ें, मतलब उन्हें नहीं करना चाहिए, वो बेबी के साथ ये सब नहीं करना चाहिए। तभी मिडवाइफ उन्हें कहती है कि आप ये मत करो, ये स्टिल बॉर्न है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, ये जो है वो डेड बेबी है, हम इसके साथ कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर एंड्रयू जो होते हैं वो किसी की बात नहीं सुनते हैं और वो अपनी प्रोसेस कंटिन्यू रखते हैं। फिर वो बेबी को एक रफ टॉवल से थोड़ा सा रब करते हैं और तभी उन्हें फील होता है कि बेबी थोड़ा सा ब्रीथ कर रहा है, कोई एक्टिव कर रहा है, कोई एक्टिविटी कर रहा है। ये सब देखने के बाद डॉक्टर एंड्रयू जो होते हैं वो अपनी प्रोसेस को डबल स्पीड से कर देते हैं, बिना थके बिना रुके वो ये सारा काम कर रहे होते हैं। फिर वो बेबी को लेते हैं, थोड़ा सा पैट करते हैं, थोड़ा सा टैप टैप करते हैं
और बेबी को जो है वो फिर से वही प्रोसेस में करना शुरू करते हैं। बिना थके, बिना हार माने डॉक्टर एंड्रयू जो हैं वो अपने लास्ट ट्राई से गिव अप नहीं करना चाहते हैं। वो बेबी के चेस्ट को थोड़ा सा प्रेस करते हैं ताकि वो और ज़्यादा ब्रीथ कर सके। वो ये देखते हैं कि बेबी जो है उसके नॉस्ट्रल्स में से थोड़ा सा म्यूकस बाहर आ गया है और अब बेबी जो है वो ब्रीथ कर पा रहा है। अब ये सारी चीज़ें देख के मिसेस मॉर्गन की जो मदर हैं और जो मिडवाइफ है उन्हें लगता है कि एक मिरेकल है, ये एक चमत्कार है। और वो डॉक्टर एंड्रयू को जो है वो बहुत ही ज़्यादा थैंक यू बोलते हैं। उनके लिए लगता है कि डॉक्टर एंड्रयू ने एक स्टिल बॉर्न बेबी को जो है वो लाइफ दे दी है, एक लाइफलेस बेबी को जो है उन्होंने लाइफ दी है। उन्होंने अपने एफर्ट्स करे। डॉक्टर एंड्रयू ने लास्ट तक हार नहीं मानी थी। अब उनकी ये जो खुशी थी वो उनकी आंखों में दिख रही थी। मिसेस मॉर्गन को या उनकी मदर को या मिडवाइफ को ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हैप्पी कर रही थी कि वैसे ही उनका 20 ईयर्स के बाद ये बेबी था वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था उन लोगों के लिए। डॉक्टर एंड्रयू के एफर्ट्स, सारी चीज़ें अब जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो रही थी। डॉक्टर एंड्रयू के लिए भी ये एक बहुत बड़ा मोमेंट था बिकॉज़ उन्हें ऐसा लग रहा था कि अकेले उन्होंने इतनी बड़ी अचीवमेंट करी है। उनके लिए ये एक बहुत ही बड़ा खुशी वाला मोमेंट था। वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रहे थे। डॉक्टर एंड्रयू के दिमाग में बहुत ही ज़्यादा मिक्स्ड इमोशंस चल रहे होते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता है कि वो प्राउड फील करें, वो हैप्पी फील करें। वो पहले डिसअपॉइंटेड थे। सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही होती है। वो नीचे उतरते हैं बेबी को मिडवाइफ को देने के बाद और वो अपना बैग लिए बिना जो है वो ये बोलकर जाते हैं कि मैं बाद में फिर आऊँगा। अपना बैग लिए बिना ही वो उस घर से बाहर निकल जाते हैं। घर के बाहर मिस्टर मॉर्गन जो है वो जोई मॉर्गन खड़े होते हैं। जोई मॉर्गन को वो बोलते हैं कि आपकी जो वाइफ है सुजैन मॉर्गन और जो आपका बच्चा है वो दोनों ही सेफ़ हैं और दोनों ही अच्छी कंडीशन में हैं। ये बोलकर डॉक्टर एंड्रयू जो है वो वहाँ से चले जाते हैं। अब चलते चलते उनके दिमाग में ये बात चल रही होती है क्योंकि उनका दिन वैसे ही बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ होता है। वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर रहे होते थे क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड से उनका बहुत ज़्यादा झगड़ा हो चुका होता था। लेकिन ये जो अचीवमेंट था, वो जो एक बेबी था जिसको उन्होंने बिना हार माने लाइफ दी थी, ये सारे एक्सपीरियंस जो थे मिसेस मॉर्गन की खुशी, उनकी वाइफ का ट्रस्ट और उनकी जो मिडवाइफ थी और उनकी जो मदर थी, सब लोग उनको एक रिस्पेक्ट के साथ देख रहे थे, बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रहे थे। ये सारी चीज़ें जो हैं वो डॉक्टर एंड्रयू का जो है वो नज़रिया चेंज कर देते हैं और उन्हें ऐसा लगता है और वो एक लाइन कहते हैं कि आफ्टर ऑल एट लास्ट आई हैव डन समथिंग। इस सेंटेंस का मतलब इस लेसन में ये है कि एटलीस्ट मैंने कुछ अच्छा काम किया है, एटलीस्ट मैंने कुछ प्रोडक्टिव और कुछ बहुत अच्छा अचीवमेंट अपनी लाइफ में लिया है, अकेले, वो भी बिना किसी के हेल्प के। और इसी के साथ हमारी स्टोरी जो है वो यहाँ पर एंड हो जाती है।